हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। आज हम अपने टीम द्वारा बनाया गया एक मॉडल पेपर सॉल्व करवाने चल रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि हमारी टीम ने मिलकर 8 मॉडल पेपर बनाया है, जिसका मूल्य मात्र 299 रुपये है। अगर बच्चों आप इन मॉडल पेपर्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये हमारा मोबाइल नंबर लिखा है, आप इससे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन मॉडल पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। इन 8 मॉडल पेपर्स का मूल्य बच्चों मात्र 299 रुपये है। और जब आप 29 अप्रैल को परीक्षा देने जाएंगे, ये मॉडल पेपर हूबहू उसी बेस पर बनाए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं बच्चों आप हमारे मॉडल पेपर को परचेज करेंगे और अपने आप को देखेंगे कि मैं परीक्षा पास करने के काबिल हूं या नहीं। जब आप 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो आपको हूबहू इसी तरह मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा, यहाँ पे अपना साइन करना होगा। ये आपको निर्देश दिए गए हैं। ये आपको 15 मिनट टाइम मिलेगा निर्देश को पढ़ने के लिए, तो आप सभी निर्देश को ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पे सील लगी होगी, उसको आपको तोड़ना होगा। जब सील को तोड़ेंगे तो आपको अंदर भी निर्देश मिलेगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन शुरू होंगे। तो चलिए हम भी मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना होगा, यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करने होंगे। ये आपके निर्देश दिए गए हैं। देखिए आपका पहला निर्देश है आपको OMR। जब आप सील तोड़ेंगे बच्चों इस पेपर की तो आपको इसी के अंदर एक OMR सीट मिलेगी। वो OMR सीट बिल्कुल इस तरह होगी बच्चों। देखिए मैं आपको OMR सीट दिखा रही हूँ, वो OMR सीट बिल्कुल इस तरह होगी। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने पापा का नाम लिखना है और यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। देखिए यहाँ पे आपके प्रश्न पुस्तिका क्रमांक दिया गया है, इसको भरना होगा। और यहाँ पे आपको स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड और सेंट्रल कोड भरना होगा। ये सब आप अपने टीचर से पूछ कर भरिएगा, जिसकी ड्यूटी आपके क्लास में लगी होगी। उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवोदय की परीक्षा में अब 1 से लेकर कहां तक क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 80 तक क्वेश्चन आते हैं। तो 1 से लेकर आपको 80 तक नंबर दिए गए हैं। जैसे आपका पहले का A सही होता है तो आप A पर ब्लैक करेंगे, दूसरे का B सही होता है तो B पर ब्लैक करेंगे। ये आपकी OMR सीट रहेगी। आपको बिल्कुल इसी तरह की OMR सीट मिलेगी और आपको इसी में अपने आंसर पे ब्लैक करना है। आपको पेपर में कुछ भी नहीं करना है। आपको कहाँ पे ब्लैक करना है बच्चों, OMR सीट पर ब्लैक करना है। तो चलिए हम देखते हैं। आपका निर्देश कह रहा है आपको OMR उत्तर पुस्तिका के साथ 16 पृष्ठों की एक परीक्षण पुस्तिका दी गई है। इस परीक्षण पुस्तिका में क्रमवार 1 से 80 तक प्रश्न दिए गए हैं। प्रशिक्षण पुस्तिका के पृष्ठों को गिन लें और सुनिश्चित कर लें कि वे उचित क्रम में हैं तथा प्रशिक्षण पुस्तिका एवं OMR उत्तर पुस्तिका की क्रम संख्या एवं कोड एक समान है। यदि प्रशिक्षण पुस्तिका एवं OMR उत्तर पुस्तिका में बेमेल, त्रुटि, विसंगति हो तो अपने निरीक्षक को वापस करके उसके स्थान पर सही प्रशिक्षण पुस्तिका एवं OMR उत्तर पुस्तिका ले। ये आपका पहला निर्देश हो गया। ये आपका दूसरा निर्देश है। आइए हम मॉडल पेपर को देखते हैं अंदर से। ये देखिए बच्चों, आपके इधर भी निर्देश दिए गए हैं। बोल रहा है जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो उत्तर आपका सही रहेगा उसी पे आपको क्या करना है, इसी तरह ब्लैक करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो आप ब्लैक करने लगेंगे गोले को तो वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो जब आपके आंसर चेक होंगे तो चेक करने में प्रॉब्लम हो जाएंगी। और जब आप पेपर देने जाएंगे तो बॉल पॉइंट पेन का यूज कीजिएगा। नीले या काला कोई भी ले जाइएगा, लेकिन बॉल पॉइंट पेन ले जाइएगा। ये देखिए आपकी परीक्षा की अवधि होगी 11:30 बजे से 1:30 बजे तक तथा 2 घंटों की होगी। इसमें 3 खंड हैं। देखिए 3 खंड के जो दिव्यांग छात्र होंगे उनको 30 मिनट अधिक दिए जाएंगे। ये जो परीक्षा होगी आपकी 3 खंड में विभक्त होगी। पहला खंड मानसिक योग्यता होगी, जिसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, 40 प्रश्न, जिसे हम क्या कहते हैं, रीजनिंग के कितने प्रश्न आएंगे, 40 प्रश्न होंगे, जो कि कितने नंबर के होंगे, 50 नंबर के होंगे। और अंक गणित के यानी मैथ के कितने प्रश्न आएंगे, जैसा कि मैं आपको अपने वीडियो में बताती हूँ कि मैथ के आपके 20 प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के होंगे बच्चों, 25 नंबर के होंगे। और हिंदी से कितने प्रश्न आएंगे, 20 ही प्रश्न आएंगे, जो कि 25 नंबर के होंगे। आपके टोटल प्रश्न 80 होंगे और आपका टोटल नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। ये आप सभी निर्देश को एक बार पेपर देने जाएंगे तो पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम अपने पेपर को सॉल्व करते हैं।
तो देखिए हमारा खंड फर्स्ट है मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें भाग फर्स्ट कह रहा है कि निर्देश में पढ़ती हूँ प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें, अपने उत्तर को काला करें। तो देखिए आपका भाग फर्स्ट में हमें क्या छांटना है बच्चों, भिन्न आकृति छांटनी है। क्या छांटनी है, भिन्न आकृति छांटनी है। तो देखिए आपको इसमें सबसे भिन्न छांटना है। तो देखिए यहाँ पे गोला है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे आयत है। तो कैसे घूमा, ऐसे घूम गया, यहाँ पे आयत आ गया, यहाँ पे गोला आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, स्टार, यानी जो नीचे था वो कहाँ पे चला गया, ऊपर। अब स्टार यहाँ पे नीचे है तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब देखिए गोला यहाँ पे था तो गोला यहाँ पे आना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो आपकी भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी बच्चों, डी नंबर। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। तो आपका आंसर पहले का कौन सा सही हुआ है, डी। तो आपको OMR सीट में कौन सा ब्लैक करना पड़ेगा, आपको डी नंबर। ऐसे आप क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको पेंसिल से ब्लैक करके दिखा रही हूँ, लेकिन जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, उसी से आप ब्लैक कीजिएगा। तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा, डी। इसी तरीके मैं यहाँ पे टिक कर दे रही हूँ, लेकिन आपको अपने पेपर में जब पेपर देने जाएंगे तो उसमें टिक नहीं करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 4 क्वेश्चन में हमें भिन्न आकृति ही छांटना है। तो देखिए STUV, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं तो आपका है S19, U20, Y25, W23। तो देखिए इसमें भी हमें क्या छांटना है, भिन्न आकृति ही छांटनी है। तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, देखिए ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है अगर संख्या देखें तो, लेकिन 20 क्या है, सम, और हमें छांटना क्या था, भिन्न आकृति। तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आइए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है AFZE। तो देखिए इसमें हमें क्या छांटना है बच्चों, भिन्न आकृति छांटना है, AFZE। तो देखिए 1 2 3 लाइन है, इसमें भी कितनी लाइन है, 3 लाइनें हैं। इसमें भी कितनी लाइनें हैं बच्चों, 3 लाइनें। लेकिन इसमें कितनी लाइनें हैं बच्चों, 1 2 3 4। तो 3 लाइनों वाले तो एक समान हो गए तीनों, और चौथा कौन सा हो जाएगा, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको 1 से लेकर के 4 नंबर तक क्या छांटना रहेगा बच्चों, भिन्न आकृति छांटना रहेगा। तो ये आपका भाग फर्स्ट समाप्त हो गया है। चलिए भाग सेकंड की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों आपका भाग 2 कह रहा है कि निर्देश हम सबसे पहले पढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिससे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो देखिए यहाँ पे हमें इस श्रेणी को पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे 2 लाइनें हैं, उसके बाद क्या हो गया, रेक्टेंगल और 2 लाइनें। उसके बाद क्या आना चाहिए बच्चों, आपका वृत्त। क्या आना चाहिए, वृत्त आना चाहिए। लेकिन वृत्त आएगा कहाँ पे, हमें ये देखना है। यहाँ पे था तो यहाँ पे चला गया, तो ये वृत्त कहाँ पे होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे होना चाहिए। तो आपका कौन सा सही होना चाहिए, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल था तो यहाँ पे आ गया, त्रिभुज यहाँ पे है तो वृत्त आपका कहाँ पे आ जाएगा, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी रीजनिंग सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए बच्चों, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं या तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आपका 5 का कौन सा सही हो गया बच्चों, सी वाला सही हो गया है। तो आप अपनी OMR सीट में 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कौन सा सही है, सी वाला। तो सी वाले को क्या कर देंगे, आप ब्लैक कर देंगे। आपको OMR सीट में ही अपना उत्तर भरना है, इसीलिए मैं आपको बार बार OMR सीट दिखा रही हूं। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कौन सा सही है, सी। तो सी वाले को आप ब्लैक कर देंगे इसी तरह से। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप ब्लैक करते रहेंगे तो आपका जो गोला है वो बाहर की तरफ ना जाए, नहीं तो वो उत्तर गलत माना जाता है। आप उसी गोले के अंदर पेन को ब्लैक करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसी श्रेणी को पूरा करना है। देखिए यहाँ पे 3 लाइनें हैं, नीचे भी 3 लाइनें हैं, उसके बाद ऊपर 3 लाइनें हैं, नीचे कितनी हो गई हैं, 2 लाइनें। उसके बाद यहाँ देखा जाए तो ऊपर भी 2 लाइनें और नीचे भी कितनी लाइनें हैं बच्चों, 2 लाइनें।
तो अगर देखा जाए तो कैसे होगा, यहाँ पे 3 लाइनें थी, ऊपर भी 3 लाइनें थी, लेकिन यहाँ पे 3 थी तो क्या हो गया था 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, नीचे कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो संबंध इसमें इसका इससे है वही संबंध इसका इससे होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 लाइनें, ऊपर तो 2 लाइनें होंगी लेकिन नीचे कितनी लाइनें हो जाएंगी, 1 लाइनें, तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे स्टार है, उसके बाद सर्कल और स्टार क्या हो गए हैं, पास पास आ गए हैं, उसके बाद देखा जाए तो फिर दूर दूर चले गए हैं, फिर अब क्या आगे, देखिए यहाँ पे दूर दूर थे तो पास पास आ गए थे, फिर यहाँ पे क्या हो गए हैं दूर दूर, तो कहाँ आएंगे, पास पास आएंगे, तो पास पास आएंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पास नहीं है, बस थोड़ी दूरी है, थोड़ी दूरी है, तो इनमें भी क्या है, थोड़ी दूरी है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सभी जहां जहां पे मुड़ा हुआ है वहां पे लाइनें खींची गई हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे 1, यानी अब हमें ऐसा ढूंढना है जहां पे एक भी लाइनें ना खींची गई हो। देखिए इसमें 2 लाइनें हैं, इसमें भी 2 लाइनें हैं, इसमें इसी में एक भी लाइन नहीं है, क्योंकि हमें क्या ढूंढना था, यहाँ पे सब में लाइनें थी, यहाँ पे सिर्फ 2 में लाइनें थी, यहाँ पे जब 2 यहाँ पे एक तरफ है तो यहाँ पे जो आएगा उसमें एक भी तरफ लाइनें नहीं होंगी, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट भाग पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों आपका भाग 3 कह रहा है निर्देश, प्रश्न संख्या 9 से 12 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न क्वेश्चन मार्क है, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्र से उस उत्तर का चयन करें जो संबंध चित्र को प्रस्थापित करेगा। अपने उत्तर के नंबर के आगे OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो देखिए जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका इससे होगा। तो देखिए आपका ये दोनों पास पास है, ये इधर है तो एक यहाँ पे इधर वाला होगा, कहाँ वाला होगा, अगर ये इधर देख रहा है तो इसका मुंह किधर होना चाहिए, इधर, तो कौन सा ऑप्शन उधर है, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये आपका वृत्त है, ये आपका क्या है, पंचभुज है, क्या है पंचभुज, अगर ये आपका क्या है आयत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, देखिए यहाँ पे 3 भुजाएं थी, कितनी हो गई 5 भुजाएं, यहाँ पे अगर आपकी 4 भुजाएं, कितनी भुजाएं वाला आकृति सही होनी चाहिए आपकी, 6 भुजाओं वाली आकृति सही होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका 10 नंबर के आगे जो आपका 10 नंबर का डी वाला ऑप्शन सही है, तो आप OMR सीट में 10 नंबर के सामने डी वाले को ब्लैक कर देंगे, 10 नंबर के सामने किसको ब्लैक कर देंगे, डी वाले को ब्लैक कर देंगे। मैं आपसे बार बार रिपीट कर रही हूं बच्चों कि आपको आपका जो भी उत्तर सही आए आपको अपने OMR सीट में ब्लैक करना है। तो चलिए आपके 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे ऊपर था, फिर अगर इसको घुमाए तो कहाँ गया नीचे, ये यहाँ पे है तो कहाँ आना चाहिए आपका, इधर आना चाहिए। जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका कहाँ होगा, इससे होगा। तो आपका 11 का आंसर बच्चों सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 2 वृत्त बड़े बड़े हैं, फिर यहाँ पे एक छोटा हो गया और एक क्या हो गया, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया। यहाँ पे टी है तो क्या होना चाहिए, एक छोटा टी आना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध भी किससे होगा, इससे होगा। तो आपका 12 का बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं हमने 3 भाग कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी भी भाग में कोई भी दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको रीजनिंग के अलग से वीडियो मिलते हैं, तो आप उन वीडियो को भी देखिए और हमारे इस मॉडल पेपर के वीडियो को भी जरूर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों आपका भाग 4 कह रहा है, निर्देश में पढ़ देती हूँ। प्रश्न संख्या 13 से 17 में बाई A, B, C और D में से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं।
उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यहाँ पे बच्चों आपको समान आकृति छांटनी है। ये जो आपकी आकृति यहाँ पे है सेम एग्जैक्ट इसी तरह की आकृति आपको जिस फिगर में दिखे यानी जिस ऑप्शन में दिखे आपका वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका ये क्या है बच्चों, भाग 4 में आपका कौन सा आता है, समान आकृति। क्या आता है बच्चों, समान आकृति। इसी तरह की आकृति आपको जिस भी ऑप्शन में दिखेगी आपका वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह की आकृति इसमें है तो, लेकिन यहाँ पे क्या है, एरो नहीं बने हुए हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगर बी वाले ऑप्शन की बात करें तो सारी चीजें हैं, लेकिन जो हमारा एरो नीचे की ओर है वो कैसा है, ये यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर दिया गया, उसे इसी कोरे को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है, इसीलिए ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर सी ऑप्शन देखें तो सी वाला ऑप्शन एकदम सेम इसी के तरीके है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके जैसे समान आकृति ये है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के जैसे सेम एग्जैक्ट आकृति आपको ढूंढनी है। तो इसमें देखें तो यहाँ पे बीच में क्या है, रेक्टेंगल है। तो देखिए अगर देखिए तो यहाँ पे ट्रायंगल आ गया, यहाँ पे वृत्त आ गया, यहाँ पे क्या आ गया है बच्चों, आयत आ गया है। और आया तो है लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे कैसा है, इस तरह है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसी के तरीके आकृति आपकी ये वाली है। आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आपको समान आकृति छांटनी है। क्या छांटनी है बच्चों, समान आकृति छांटनी है। तो देखिए ये आपका इस तरह है, तो आपका कौन सा इस तरह है, बी वाला आपका, सॉरी सी वाला आपका इसी तरीके है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगर 16 नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पे आयत, यहाँ पे ट्रायंगल है, फिर रेक्टेंगल है, फिर स्क्वायर है। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। वही कंडीशन इसमें भी है। यहाँ पे देखें तो आपका यहाँ पे ट्रायंगल है, फिर रेक्टेंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर अगर दूसरी लाइन में देखें तो दूसरा भी मिल रहा है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आपके नेक्स्ट भाग की ओर चलते हैं। तो देखिए आपका भाग 5 कह रहा है निर्देश, प्रश्न संख्या 17 से 20 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो देखिए यहाँ पे बच्चों आपको आकृति पूर्ति क्या करना है बच्चों, आकृति पूर्ति। हम ये जो हमारा ये भाग लुप्त है, यहाँ पे ऐसा कौन सा भाग सेट करें कि ये जो आकृति है वो पूरी हो जाए। यहाँ पे हमें वही भाग सेट करना है जो बिना दिशा परिवर्तन किए सेम एग्जैक्ट वैसे लाएं और ये यहाँ पे क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो 17 नंबर की बात करें तो यहाँ पे ऐसी कौन सी आकृति रखी जाए कि यहाँ पे एग्जैक्ट फिक्स हो जाए। अगर इसको रखते हैं तो अगर ऐसे ही रखा जाएगा तो ये फिक्स ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, डी। इसको अगर हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे ऐसे एग्जैक्ट रखते हैं तो देखिए ये यहाँ पे फिट हो जाएगा और यहाँ पे ये पूरा इस आकृति को पूरा कर देगा। यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर ऐसे रख देंगे, फिर ये यहाँ इसको क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए आपके 17 नंबर का क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हुआ है, डी। तो आप अपनी OMR सीट में 17 नंबर क्वेश्चन पे क्या कर देंगे, डी वाले को ब्लैक कर देंगे। आपको सभी उत्तर अपने OMR सीट पे ब्लैक करने हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको अपने उत्तर OMR सीट में भरने हैं और जो उत्तर सही है आप एक क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, फिर उसके बाद उसका उत्तर OMR सीट में भर दिया करिए। आप सोचेंगे कि पहले मैं सॉल्व कर लूँ उसके बाद भरूँ, तो ऐसे में आपका गलत हो जाता। आप एक एक प्रश्न को सॉल्व करिए, उसके बाद अपना उत्तर OMR सीट में भरते हुए चला करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि ये आकृति का हो जाए बच्चों, पूरी हो जाए। देखिए यहाँ पे वृत्त है, फिर ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वृत्त आना चाहिए। तो एग्जैक्ट कौन सा आ जाएगा बच्चों, आपका ए वाला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ए वाला, क्योंकि इसको उठाकर रखेंगे तो यहाँ पे ये वो फिट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमें कौन सी आकृति रखनी है। तो देखिए इसको रखते हैं तो ये फिट ही नहीं होगा, इसको रखते हैं तो ये भी नहीं फिट होगा। अगर सी नंबर को देखें तो अगर सी नंबर यहाँ पे रख देंगे तो ये इस
आकृति को पूरा कर देगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है। तो देखिए इसको हमें पूरा करना है। यहाँ पे हम किस भाग को रखें ताकि ये क्या हो जाए, पूरा हो जाए, यहाँ पे आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको रीजनिंग ये जो सेट सॉल्व करवा रही हूँ, आप हमारे द्वारा बताई गई सभी रीजनिंग आपको समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है बच्चों तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखिए, और फिर भी ना समझ में आए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगले भाग की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका अगला भाग 6 है। निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 से 24 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी डी और चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब है। अगर इस आकृति को हम दर्पण में देखें तो किस तरह दिखेगी, बस हमें वही बताना है। तो जब आप इस आकृति को दर्पण में देखेंगे तो किस तरह दिखेगी बच्चों? आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये हम जैसा कि जानते हैं, जब हम किसी चीज को दर्पण में देखते हैं तो क्या हो जाती है? उल्टी। तो ये अगर ऐसे है तो किधर चला जाएगा? उधर, ये इधर, उसके बाद ये जो आपका इधर ये सब कर दिया गया, ये सब गलत है। आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका 22 नंबर क्वेश्चन, इसको हमें कहाँ देखना है बच्चों? दर्पण में। तो ये वाला पार्ट दर्पण में किधर दिखाई पड़ेगा? इस साइड दिखाई पड़ेगा। तो हम ऑप्शंस में देखते हैं। आपका ए नंबर ऑप्शन इस साइड तो हो गया है, लेकिन ये जो इस साइड दिख रहा है कहाँ आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो वृत्त है किधर दिखाई पड़ना चाहिए दर्पण में? उधर दिखाई पड़ेगा। किधर दिखाई पड़ेगा? उधर। तो ऊपर ही दिखाई पड़ेगा। कहाँ दिखाई पड़ेगा बच्चों? ऊपर ही दिखाई पड़ेगा। अगर 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ABC मिस हो गया है बच्चों, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 23 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हुआ है बच्चों? आपका 23 नंबर का सी वाला ऑप्शन सही हो। तो आप देखिए ये 23 नंबर है और इसका कौन सा सही हुआ है? आपका सी। तो सी वाले को हम क्या कर देंगे? ब्लैक कर देंगे। मैं आपको बच्चों बार बार बता रही हूं कि आपको अपना उत्तर अपने OMR सीट में ही ब्लैक करना है, तो आप उसको ब्लैक जरूर किया करिए। तो ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, इस आकृति को हमें कहाँ देखना है? दर्पण में। तो ये किस तरह दिखेगी? ये ऐसे है तो इसमें पलटेगा तो उस तरह आ जाएगा, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा। तो या तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, या तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? बी। तो अगर इसको हम दर्पण में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका भाग 7 कह रहा है निर्देश। प्रश्न संख्या 25 से 28 प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग समान ये गलत हो गया बच्चों। समांतर चतुर्भुज कुछ भी हो, एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 28 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर भाग को उत्तर चित्र के रूप में ABCD से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो देखिए ये हमारी अपूर्ण आकृति है। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऐसी कौन सी आकृति हम यहाँ पे फिट करें ताकि ये हमारी आकृति क्या हो जाए बच्चों? पूरी हो जाए। तो ये हमारी ये अगर हम इसमें जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? हमारा आयत बन जाएगा। तो इन्हीं चारों में से एक आकृति हमें उठानी है और यहाँ पे ले जाकर के क्या कर देना है? हमें फिक्स कर देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा बच्चों? बी। हम इसको ले जाकर के यहाँ पे रख देंगे तो आपका ये पूरी आकृति बन जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम कौन सी आकृति पुट करें कि ये आकृति क्या हो जाए? पूरी तरह से पूरी हो जाए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर 27 नंबर की बात करें तो यहाँ पे हम क्या रखें कि ये क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आपका 28 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसी कौन सी आकृति रखी कि ये आकृति क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो आपका 28 नंबर का आंसर भी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इस आकृति को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट भाग की ओर चलते हैं। तो बच्चों ये हमारा भाग 8 है। निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपी सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका के प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है, भाग 8 में बच्चों छिपी हुई आकृति। क्या ढूंढना है, छिपी हुई आकृति। ये जो आकृति यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या पे स्थान पर दी गई है, इस तरह की आकृति आपको किस फिगर में दिख रही है, वही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए अगर इस तरह की आकृति की बात करें तो यहाँ पे तो ऐसे है, लेकिन ऐसे भी है और ये ऐसे है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए बच्चों, आपका 29 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर देखिए तो ऐसे है, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऊपर भी वैसे है। तो आपकी 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर 30 नंबर की बात करते हैं तो हमें इस तरह की आकृति ढूंढनी है। तो इस तरह की आकृति आपको किसमें मिल जाएगी बच्चों, अगर इसकी बात करें तो ये इस तरह की आकृति तो है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, इस तरह यहाँ पे नहीं है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 31 नंबर की तरफ चलते हैं। 31 नंबर की बात करें तो आपको इस तरह की आकृति किस प्रश्न में दिख रही है बच्चों, आपको इस तरह की आकृति प्रश्न डी में दिख रही है। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 की बात करें तो इस तरह की आकृति आपको किस प्रश्न में देख रही है, यही हमें क्या करना है बच्चों, ढूंढना है। तो इस तरह की आकृति हमें बी वाले में दिख रही है। कौन से वाले में दिख रही है बच्चों, बी वाले में दिख रही है। तो आपका 32 का कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 9 भाग की ओर चलते हैं। ये आपका भाग 9 है। निर्देश पढ़ते हैं। संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चिन्ह से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। चित्र द्वारा दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी चित्रों से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध करें, जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका के प्रश्न में संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो ये हमें 4 कटआउट्स दिए गए हैं। इनको जोड़ करके कौन सी आकृति बन सकती है, यही हमसे पूछा है। इनको जोड़ करके हमें ये 4 आकृतियां ऑप्शन में दिया है, तो इनको जोड़ करके कौन सी आकृति बनेगी ये हमारा हमसे पूछा गया है। तो देखिए अगर बात करें तो ये इसको जोड़ेंगे, लेकिन ये इस तरह ये बड़ा है तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये दोनों इस तरह है और यहाँ पे सभी त्रिभुज इस तरह है, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसको हम अगर ऐसे रख देंगे, ये जो ऐसे, इसको कैसे रख देंगे, ऐसे रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे रखा गया है। बड़ा वाला त्रिभुज कहाँ पे रखा गया है, बीच में, और दोनों छोटे छोटे जो त्रिभुज हैं वो अगल बगल लगा दिए गए हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 34 नंबर की बात करते हैं। ये हमें कटआउट्स दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके हमें क्या बनाना है, आकृति बनानी है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका प्रयोग करके हमें आकृति बनाना है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपके ये कटआउट्स हैं और इनका प्रयोग करके आपको एक आकृति बनानी है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि हम आपको जो भी क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट भाग की ओर चलते हैं। तो बच्चों भाग 10 की बात करें तो ये आपके रीजनिंग का यहीं से लास्ट हो जाएगा। यहाँ से आपकी रीजनिंग वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े को तह को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा, वैसा ही उत्तर चित्रों से चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला
करें। तो ये आपका कागज कटिंग है बच्चों। जैसे जैसे इसमें कागज लिया गया है उस तरह का आप कागज लेंगे, जैसे इसमें मोड़ रहा है वैसे मोड़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे ये प्रक्रिया की गई है वैसे करेंगे। उसके बाद हमसे पूछ रहा है अगर इसको खोए तो ये किस तरह दिखेगा, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे आपको इस जिस तरह का कागज उसमें लिया गया है उसी तरह का कागज आप लेंगे। जिस तरह इसमें मोड़ा जा रहा है उस तरह मोड़ेंगे, जिस तरह से कट किया जा रहा है उस तरह से कट करेंगे। उसके बाद खोलने पर आपको जिस तरह की आकृति मिलेगी वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी। 39 नंबर की बात करें तो आपका 39 का सही हो जाएगा बच्चों। इसमें भी 39 का सी सही हो जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपका 40 का बच्चों, आपका 40 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा सी वाला। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? सी वाला। तो बच्चों यहां से आपके रीजनिंग वाला भाग समाप्त होता है। अब हम अपने मैथ की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं बच्चों? मैथ के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों ये आपका खंड सेकंड है, यहाँ से आपका मैथ शुरू होगा। आपका 40 नंबर तक क्वेश्चन का क्या था? रीजनिंग था। अब हम क्या लगाएंगे? आपका मैथ। मैं निर्देश पर दे रही हूँ। प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ए, बी, सी और डी क्रम में दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो चलिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मैथ की चलते हैं। आपका 41 नंबर से आपकी क्या हो जाएगी शुरू? मैथ हो जाएगी। आपका 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 81% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 81%, यहाँ पे क्या है बच्चों? प्रतिशत खर्च कर देता है और 8,740 रुपए की मासिक बचत करता है। उसकी मासिक आय कितनी है? तो देखिए हम उसकी मासिक आय क्या मान लेते हैं बच्चों? यक्स। चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 41 नंबर क्वेश्चन, माना व्यक्ति की मासिक आय, माना व्यक्ति की मासिक आय मासिक आय बराबर यक्स। क्या मान ले रहे हैं हम? माना व्यक्ति की मासिक आय कितने रुपए है बच्चों? यक्स रुपए है। कितना मान ले रहे हैं? यक्स रुपए। तो देखिए उसका मासिक खर्च कितना है? मासिक खर्च बराबर 81%। वो क्या कर दे रहा है? खर्च कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? 81% खर्च कर दे रहा है। यानी अपनी आय का ही क्या कर रहा है? 81%। आय कितनी है उसकी? यक्स। तो 81 यक्स बटे 100 परसेंटेज लगाए तो किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों? 100 में चेंज हो जाएगा। कितना आ गया आपका? 81 यक्स बटे 100 आ गया। उसकी मासिक बचत कितनी है? मासिक बचत बराबर आपको क्वेश्चन में दिया गया है 8,740 रुपए। कितना दिया गया है बच्चों? 8,740 रुपए। ये देखिए आपको मासिक बचत क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 8,740 रुपए दिया गया है। अब देखिए हमसे पूछा है उसकी मासिक आय बताइए। क्या बताइए? मासिक आय। तो देखिए बचत बराबर क्या होता है? बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। क्या होता है बच्चों? आय माइनस व्यय। ये आपकी क्या होती है? बचत। हमारी जितनी आय है और जितना व्यय कर रहे हैं उन्हीं दोनों के अंतर में जो भी बचता है वो हमारा क्या होता है? बचत होता है। क्या होता है? बचत। तो देखिए हम बचत, आय हमारी कितनी है? यक्स रुपए और खर्च कितना कर रहे हैं? 81 यक्स बटे 100। कितना खर्च कर रहे हैं बच्चों? 81 यक्स बटे 100। और कितनी बचत कर रहे हैं? 8,740 रुपए की बचत कर रहे हैं। तो 8,740, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा बच्चों? 100। ये कितना हो गया? 100 यक्स माइनस 81 यक्स बराबर 8,740। तो देखिए 100 में से 81 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा बच्चों? 19 यक्स। कितना आ जाएगा? 19 यक्स बटे 100 बराबर 8,740। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 मानते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 19 यक्स बराबर 87 40 गुणे 100। क्या आ जाएगा बच्चों? 87 40 गुणे 100। फिर 19 से काटते हैं इसको। 19 चौके 76। कितना बच गया आपका? 11। 19 छक्का 114। तो आपका यक्स बराबर क्या आ गया बच्चों? 46,000 रुपए। कितना आ गया? 46,000। यक्स बराबर हम माने क्या थे? माना उसकी मासिक आय कितनी है बच्चों? यक्स माने थे। तो आपका यक्स बराबर आया कितना? 46,000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। तो आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्या कर देंगे? गोला कर देंगे। देखिए आपका 41 नंबर से मैथ शुरू है, यानी आपका ए वाला सही है। तो आप ए पर क्या कर देंगे? ब्लैक कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सब्जी वाले ने 80 संतरे 3 रुपए प्रति संतरा के हिसाब से खरीदे, उनमें से 10 संतरे भिखारी को मुफ्त में बांट दिए और शेष संतरे को 4 रुपए प्रति संतरा के भाव से बेच दिया, उसका लाभ कितना है। तो देखिए, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक सब्जी वाले ने 80 संतरे 3 रुपए प्रति संतरा के दर से हिसाब से खरीदे। जब एक संतरा वो कितने रुपए का खरीद रहा है बच्चों? 3 रुपए का। कितने रुपए का खरीद रहा है? 3 रुपए का। तो 80 संतरा कितने रुपए का खरीदेगा? 80 संतरा कितने रुपए का खरीदेगा? इन दोनों को क्या हो जाएगा? गुणा। कितना आ जाएगा आपका? 8 त्रिके 24, 240 रुपए के। यानी 80 संतरों का क्रय मूल्य कितना आ गया? 80 संतरे का क्रय मूल्य, संतरे का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया आपका? 240 रुपए। क्या आ गया बच्चों? 240 रुपए। यानी उसने 80 संतरे कितने रुपए में खरीदे बच्चों? 240 रुपए में। उसके बाद उसने क्या किए? उनमें से 10 संतरे भिखारी को मुफ्त में बांट दिए। तो अब शेष संतरा उसके पास बचा कितने? भिखारी को देने के बाद, भिखारी को देने के बाद शेष संतरे, कितने संतरे उसने भिखारी को दिए हैं बच्चों? 10 संतरे। यानी कुल उसके पास कितने संतरे थे? 80 संतरे थे, जिसमें से उसने 10 संतरे किसको दे दिए? भिखारी को। तो कितना आ गया उसके पास? अब उसके पास 70 संतरे बचे हैं। कितने संतरे बचे हैं? 70 संतरे बचे हैं। अब देखिए आगे हमसे कह रहा है कि शेष संतरों को जो उसके पास बचे हुए 4 रुपए प्रति संतरा के भाव से बेच दिया। अगर एक संतरा वो कितने रुपए का बेच रहा है? 4 रुपए का बेच रहा है। तो 70 संतरा कितने रुपए का बेचेगा बच्चों? 7 चौके 28। कितना आ जाएगा आपका? 280। कितना आ जाएगा बच्चों? 280। यानी 70 संतरों का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 70 संतरों का विक्रय मूल्य, 70 संतरों का विक्रय मूल्य, आपके 70 संतरों का विक्रय मूल्य आ जाएगा 280 रुपए। आप 80 संतरे 240 रुपए में खरीद कर 70 संतरे कितने में बेच रहे हैं? 280 रुपए में। तो हम ये देख लेते हैं कि लाभ कितना हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य आपका 280 रुपए है और क्रय मूल्य 240 रुपए है। तो आपका लाभ कितना आ जाएगा बच्चों? 40 रुपए का आपको लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 40 रुपए का लाभ हुआ। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि लाभ प्रतिशत कितना था। तो देखिए हम लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। हम जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो देखिए लाभ प्रतिशत, लाभ आपका 40 है, क्रय मूल्य कितना है? 240 गुणे 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 4 1 4, 4 6 24, 2 पंजे 10 और 2 तिहाई 6। तो आपका लाभ प्रतिशत कितना आ गया बच्चों? 50/3। इसको जब सही बटे में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 सही 2/3%। कितना आ जाएगा बच्चों? 16 सही 2/3% का लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को शामिल कर लें तो औसत 16 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की उम्र क्या है? तो देखिए हम जानते हैं औसत बराबर क्या होता है बच्चों? 43 नंबर क्वेश्चन हम जानते हैं औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, योग बटे कुल संख्या। ये आपकी किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? औसत का फॉर्मूला होता है। तो देखिए कुल कितने विद्यार्थी हैं? 20 विद्यार्थी हैं। औसत कितना दिया गया है? 15। तो योग कितना आ जाएगा आपका? कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 20। तो योग आपका आ जाएगा 300। क्या आ जाएगा बच्चों? योग बराबर आपका आ गया 300। कितना आ गया? 300। उसके बाद कह रहा है कि यदि शिक्षक को भी शामिल कर ले तो औसत कितना हो जाता है? 16 वर्ष। कितना हो जाता है? 16 वर्ष। तो देखिए शिक्षक को शामिल करने के बाद, शिक्षक को शामिल करने के बाद, शामिल करने के बाद औसत बराबर शिक्षक प्लस विद्यार्थियों की आयु का योग प्लस विद्यार्थियों की आयु का योग
विद्यार्थियों की आयु का योग बटे कुल संख्या प्लस शिक्षक। तो देखिए औसत कितना हो जा रहा है 16, कितना हो जा रहा है 16। शिक्षक की आयु हमें नहीं पता है और इनकी आयु का योग कितना है 300। विद्यार्थी कितने थे बच्चों 20 थे और एक शिक्षक शामिल हो गए, तो कितने हो गए कुल संख्या आपका 21। कितना हो गया 21। तो देखिए 16 बराबर शिक्षक प्लस 300 बटे 21। अब हम क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे तो शिक्षक प्लस 300 बराबर 16 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 336। कितना आ जाएगा 336। तो देखिए हमें शिक्षक की आयु नहीं पता, तो आपकी शिक्षक की आयु आ जाएगी, शिक्षक की आयु बराबर 336 माइनस 300। तो 336 में से 300 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 36 वर्ष। शिक्षक की आयु कितनी आ गई बच्चों 36 वर्ष। कितना आ गया 36 वर्ष। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप अपनी OMR सीट में सेकेंड वाले ऑप्शन को क्या कर देंगे ब्लैक कर देंगे। इसका सेकेंड ऑप्शन सही था, इसका भी सेकेंड था और इसका कौन सा फर्स्ट वाला सही था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों आपका 44 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो छत का क्षेत्रफल है। तो देखिए कमरे की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, हम मान लेते हैं कमरे की चौड़ाई बराबर x। कितना मान लेते हैं चौड़ाई बराबर x। तो जो है लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है तो लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी 2x। कितना हो जाएगा 2x। और ऊंचाई हमें दिया कितना गया है क्वेश्चन में 11 मीटर। देखिए यहाँ पे हमें ऊंचाई दिया गया है, कितना दिया गया है 11 मीटर दिया गया है। तो जो हमें दिया गया था हमने लिख लिया। अब देखिए आपको मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता रही हूँ, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपके कमरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर, देखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें दिया कितना है 660 मीटर स्क्वायर। कितना दिया गया है 660। यहाँ पे क्या रख सकते हैं 660 बराबर 2। लंबाई कितना माने हम 2x है, हमारी चौड़ाई कितनी है x और ऊंचाई कितना है 11। कितना है बच्चों 11 है। तो देखिए 660 बराबर 2, ये जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 3x। कितना हो गया 3x गुणे 11 क्या हो जाएगा 11 से इसको काटते हैं 11 छक्के 66। तो आपको क्या बच गया 60 बराबर 2 गुणे 3x। क्या बच गया 2 गुणे 3x। तो देखिए 2 से काटते हैं 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10 मीटर। कितना आ गया 10 मीटर। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि छत का क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए छत का क्षेत्रफल। अगर हम लंबाई की बात करें तो हमारा लंबाई चौड़ाई हमारी कितनी आ गई बच्चों 10 मीटर। तो लंबाई कितनी आ जाएगी 2x है, x की वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा हमारा 20। लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 10 मीटर। तो छत का क्षेत्रफल पूछा है तो छत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। छत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगा बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी आई है लंबाई हमारी 20 आई और चौड़ाई कितना आया है 10। तो 20 गुणे 10 कितना आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। छत का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों 200 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आपका 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों यदि 18 जिल्द साज 10 घंटों में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाएं तो 60 पुस्तकों पर, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे बच्चों 660 है, 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जिल्द साज जिल्द चढ़ा सकेंगे। तो इसका आंसर आपको क्या आया था बच्चों, 200 मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको लगाते हैं। इसको लगाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ बच्चों। आपका फॉर्मूला है M1 मतलब आदमी, D1 मतलब दिन और W1 मतलब कार। क्या होता है, M1 गुणे D1 बराबर बटे W1 बराबर M2 यानी आदमी, D2 मतलब दिन और W2 मतलब कार्य। क्या होता है बच्चों, कार्य होता है। तो देखिए पहले कितने जिल्द साज है, 18 जिल्द साज है। कितने घंटे काम करते हैं, 10 घंटे। और कितना काम करते हैं, 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाते हैं। कितने पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाते हैं, 900। फिर हमसे पूछ रहा है कि कितने जिल्द साज यानी M2 हमें नहीं पता। दिन के घंटे कितने दिए गए हैं, 12। और कितनी पुस्तकें हैं, 660 पुस्तकें हैं। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा M2 आ जाएगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। इसको हम किससे काटते हैं, 3 से। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। कितना आ गया आपका, 3 चौके 12। अब देखिए इसको 18 से काटते हैं। 18 एकन्नम 18, 18 पंजे 90। कितना आ गया, 18 पंजे 90 आ गया। तो आपका आ गया यहाँ पे 1/5 बराबर M2 गुणे 4/22। कितना आ गया, M2 गुणे 4/22। इसको 2 से काटते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। तो आपका आ जाएगा 1/5 बराबर 2 गुणे M2 बटे 11। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 बराबर 5 दूनी 10 यम। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 यम आ जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे 1 0 रहेगा, हमने यहाँ पे 0 1 मिस कर दिया था। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 0। ये 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110। यहाँ पे 110 आ जाएगा। तो देखिए 11 यहाँ कितना आ जाएगा, 110। तो 10 से 10 कट गया। तो M2 आपका कितना आ गया बच्चों, 11 माइन यानी 11 जिल्द साज लगेंगे तो 660 किताबों पर जिल्द चढ़ा देंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 3 सही 3/7 गुणे 5 सही 1/4 गुणे 7/8 गुणे 2 सही 2/7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 सही 3/7 गुणे 5 सही 1/4 गुणे 7/8 गुणे 2 सही 2/7। इसको हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 70 के 21, 21 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24/7 गुणे 5 चौके 20, 20 1 21/4 गुणे 7/8 गुणे 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 16/7। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 7 से 7 आपका कट गया, 7 के 21। अब देखिए 4 चौके 16, 8 त्रिके 24। आपका कितना बच गया, 3 त्रिके 9, 9 चौके 36। कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर बच्चों, आपका 36। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आपका ऑप्शन बी सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने बी से 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से दिए। उन दोनों के ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपए प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। हमें यहाँ पे क्या बताना है, ब्याज की वार्षिक दर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आपके 47 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं माना ए ने बी और सी को x प्रतिशत दर पर उधार दिया। कितने प्रतिशत दर पर उधार दिया बच्चों, x। हम दर क्या मान ले रहे हैं, हमसे दर पूछा है तो हम दर क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। कुल ब्याज उसे कितना मिला है, 2200 रुपए मिले हैं। कितने मिले हैं, 2200। तो देखिए कुल ब्याज बराबर हम निकालेंगे। देखिए बी को कितना दिया है उसने 5,000 रुपए। समय कितना है, 2 वर्ष। दर नहीं पता है, x/100 प्लस सी को कितना दिया है उसने 3,000 रुपए। कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए। दर नहीं पता बटे x।
क्वेश्चन में हमें कुल ब्याज दी कितनी गई है 2200 रुपए, तो कुल ब्याज के बराबर हम क्या रख लेंगे बच्चों 2200 रुपए रख लेंगे। 2200 बराबर 5000 गुणे 2 गुणे यक्स बटे 100 प्लस 3000 गुणे 4 गुणे यक्स बटे 100। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 2200 बराबर आपका क्या आ गया 5 दूनी 10 यानी 100 यक्स प्लस 3 चौके 12 120 यक्स इतना आ गया आपको। इनको जोड़ लेते हैं। 2200 बराबर 0 2 2 कितना आ गया 222 यक्स आ गया। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 22 से ये कट गया, आपका यक्स बराबर कितना आ गया बच्चों 10%। कितना आ गया दर आपकी यक्स बराबर 10% आ गई। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 10% आपका आंसर आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनफल 140 गुणे 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाभकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार है जिसकी माप 8 गुणे 8 सेमी है। डिब्बे में जूस की गहराई किसके अधिक समीप होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं हम। 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाभकार आकृति का है, उसका आधार वर्गाकार है जिसकी माप 8 गुणे 8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई किसके अधिक समीप होगी। तो देखिए घन आयतन बराबर होता है 1 लीटर, कितना होता है बच्चों 1 लीटर आयतन बराबर 1 लीटर। इसको जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो देखिए हमसे आयतन पूछा है, तो आयतन बराबर होता है घनाभ का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए आयतन कितना है हमारे पास 1000, कितना है 1000, लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 8, ऊंचाई नहीं पता है, यही हमसे क्या किया है पूछा है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका आ जाएगा 1000 बराबर 64, कितना आ जाएगा 1000 बराबर 64 गुणे एच। तो एच बराबर आपका आ जाएगा 1000 बटे 64, कितना आ जाएगा 1000 बटे 64। जब इसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका आएगा 15.625 जो कि लगभग किसके करीब है बच्चों 16 सेंटीमीटर के करीब है। किसके करीब है बच्चों 16 सेंटीमीटर के करीब है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुना है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी। यदि बेटी की वर्तमान आयु x है तो देखिए आइए 50 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये अभी हो गया और ये उसकी कौन हो गई बेटी। बेटी की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों x। तो अभी कितना बेटी की आयु का 2 गुना है, तो अभी कितना हो जाएगा 2x। 5 वर्ष पहले कह रहा है, 5 वर्ष पहले बोल रहा है, 5 वर्ष पहले, तो हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल x माइनस 5। ये 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले हमसे बोल रहा है 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु कितनी गुनी थी 4 गुनी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। तो हमसे यही समीकरण बनाने के लिए बोला था। तो देखिए कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन मिलाते हैं हम, आपका ऑप्शन देखते हैं 2x माइनस 5 x माइनस 5। तो देखिए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो बच्चों 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा जो समीकरण बना है उसी की जैसे कौन सा ऑप्शन है आपका 4th ऑप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या वर्ष 2011 में 65,000 थी, वर्ष 2013 में इसकी जनसंख्या 72,800 हो गई। इस अवधि के दौरान जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन चलिए हम सॉल्व करते हैं। प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। वृद्धि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों
वृद्धि गुणे 100 बटे पहले की जनसंख्या, बटे पहले की जनसंख्या, पहले की संख्या कुछ भी। तो देखिए आपका वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा, चाहे आप संख्या लिखे चाहे जनसंख्या। तो वृद्धि कितने की हुई है, तो वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, वर्तमान की जनसंख्या और पूर्व की जनसंख्या को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। वर्तमान की जनसंख्या कितनी है, 72,800 और पूर्व की जनसंख्या कितनी थी, 65,000। तो वृद्धि कितनी की आ जाएगी आपकी, 7800 की वृद्धि आ गई। कितनी की वृद्धि आ गई बच्चों, 7800 की। तो 7800 गुणे 100, पहले की जनसंख्या थी कितनी, 65,000। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 65 से 78 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे तीन ही जीरो थे, एक जीरो हटाना पड़ेगा हमें। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 कट गया, 13 छंग 78, 13 बचे 65, 5 से काटते हैं, कितना आ जाएगा आपका, 12% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और फिर अगले 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये आपका फॉर्मूला होता है बच्चों। तो देखिए अगर हम समय निकालें, पहले वाले के लिए समय निकालें तो समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा बच्चों, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो देखिए पहले का समय निकालते हैं तो दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर और समय 5, तो आपका समय कितना आ गया, 2 घंटा। कितना आ गया बच्चों, 2 घंटा। और दूसरा समय निकाले तो दूसरा समय, दूरी कितनी है आपकी बच्चों, दूरी आपकी है 6 किलोमीटर और चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना आ जाएगा आपका, 3 घंटा। कितना आ जाएगा, 3 घंटा। तीसरा समय निकाले तो हमारा तीसरा समय आ जाएगा, समय बराबर दूरी कितनी है आपकी 15 किलोमीटर और चाल 3, तो तीसरा समय हमारा कितना आ जाएगा, 5 घंटा। कितना आ जाएगा, 5 घंटा। अब देखिए फिर हम क्या निकाल लेते हैं, कुल समय कितना आ जाएगा हमारा, कुल समय आपका आ जाएगा, कुल समय बराबर 2 + 3 + 5 कितना आ गया बच्चों, 10 घंटा। कितना आ गया, 10 घंटा आ गया। कुल दूरी निकाल लेते हैं, कुल दूरी बराबर, देखिए पहली दूरी हमारी कितनी है 10, फिर 6, फिर 15, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 31। कितना आ जाएगा, 31 किलोमीटर। हमें क्या निकालनी थी, औसत चाल क्या निकालना था बच्चों, औसत चाल निकालनी थी। तो दूरी हमारी 31 किलोमीटर, समय 10, तो कितना आ जाएगा 3.1 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल क्या हमारी आ जाएगी, 3.1 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों आपका, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 17 हेक्टोमीटर 9 डेसीमीटर को मीटर में परिवर्तित कीजिए। तो इसका आंसर आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम आपके आंसर का वेट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर प्रत्येक यातायात बत्तियां क्रमशः 48,72 और 108 सेकंड के अंतराल पर बदल जाती हैं। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बदली हो तो पुनः एक साथ किस समय पर बदलेंगी। तो चलिए देखिए इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो टाइम दिया रहता है उसका क्या निकाल लेते हैं हम, एलसीएम। तो 48,72 और 108 का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत 14, 2 छंग 12, 2 नवा 18, ये 2 से कटेगा नहीं, फिर से 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, फिर 9, फिर 27, किससे काटते हैं बच्चों, 3 से। किससे काटते हैं, 3 से। तो देखिए 3 एक अन्नम 3, 3 तिरिक्के 9, 3 नवा 27, ये 1, 3 एक अन्नम 3, 3 तिरिक्के 9, फिर एक बार ले जाते हैं,
एक एक एक, तो इस आपका एलसीएम देखिए कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24, कितना आ गया देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया बच्चों 16। 16 में किसका मल्टीप्लाई करते 27 का, तो देखिए 27 गुणे 16, सत्संग 42 हासिल, कितना बच गया आपका 2 4, कितना बच गया बच्चों 4, 6 चौके 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28 गुणे 7 2, तो 2 8 7 15, 2 2 4 1 5, कितना आ गया आपका 552, कितना आ गया बच्चों 552 सेकेंड, क्या आया 552 सेकेंड आया। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, घंटे में चेंज करने के लिए 60 से क्या कर देंगे भाग, क्या कर देंगे 60 से भाग कर देंगे। तो देखिए 60 से भाग करने पर आपका आएगा, 60 से भाग देते हैं इसको 552 में, देखिए 7 बार ले जाते हैं, 6 सते 42 यानी 420 आ जाएगा। 2 5 में से 2 गए, कितना आ जाएगा 3, ये कट गया यानी 7 मिनट, कितना आ जाएगा आपका 7 मिनट 32 सेकेंड, कितना आ जाएगा बच्चों 7 मिनट 32 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, आइए ऑप्शंस देखते हैं, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, एक नया विद्यार्थी उसमें शामिल हो गया, इससे विद्यार्थियों की औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इससे पहले मैंने आपको इस तरह का एक क्वेश्चन करवाया है, तो आप उसी को देख करके इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चन छोड़ रही हूँ बच्चों, तो प्लीज़ आप उन क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मजदूर को 6 दिन के कार्य के लिए 1110 रुपए का भुगतान किया जाता है। यदि पूरे महीने के लिए उसे 4625 रुपए का भुगतान किया जाता है, तो उसने उस महीने में कितने दिन तक कार्य किया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, देखिए 1110 रुपए उसे कितने दिन के लिए मिलते हैं, 6 दिन के लिए मिलते हैं। तो 4000 कितना है, 4625 रुपए उसे कितने दिन के लिए मिलेंगे, यही हमें क्या करना है, निकालना है। ये आपके एक नियम का क्वेश्चन है, 6 गुणे 4625 बटे 11,010। तो देखिए किससे काटते हैं बच्चों, इसको 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 सते 21, बच गया आपका 37 से डायरेक्ट काटते हैं, 37 से कन्नम 37, तो 37 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 125, कितना आ जाएगा बच्चों 125 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2500, कितना आ जाएगा 250 बटे 10, तो 1 0 से 1 0 कट गया। तो कितने दिन तक काम किया है उस मजदूर ने, 25 दिन तक काम किया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया जाए तो रिजल्ट 120 आता है, संख्या का मान क्या है। तो देखिए हम संख्या क्या मान लेते हैं बच्चों, यक्स। किसी संख्या के 70% में से कितना घटाया जा रहा है 90, तो हम संख्या क्या मान ले रहे हैं बच्चों, यक्स। माना संख्या आपकी क्या है, यक्स। यक्स के 70% में से, यक्स के 70% में से क्या घटाया जाता है 90, क्या घटाया जाता है 90, तो आंसर क्या आता है 120। यही समीकरण हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यक्स का मतलब गुणा 70/100 माइनस 90 बराबर 120। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, तो आपका आ गया 7x/10 माइनस 90 को किधर ले जाते हैं, उधर 120 इधर माइनस में, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 7x/10 इज इक्वल आपका आ जाएगा 210, कितना आ जाएगा बच्चों 210। तो देखिए 7×21, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा आपका बच्चों 300, क्या आ जाएगा 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी 40 किलोमीटर की यात्रा में पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
तीसरे 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आखिरी 10 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। व्यक्ति की औसत गति क्या है? तो इस तरह का भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है। इसका भी आंसर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल के 1000 छात्रों में से 330 बस से आते हैं, 400 पैदल आते हैं, बाकी छात्र को उनके माता पिता छोड़ने आते हैं। स्कूल के कितने प्रतिशत छात्र बस से नहीं आते हैं? तो देखिए कुल छात्र कितने हैं बच्चों? 1000। कितने हैं? 1000 हैं। आपका 59 नंबर क्वेश्चन है। कुल छात्र 1000 हैं, जिसमें 330 किससे आते हैं? बस से आते हैं। किससे आते हैं? बस से आते हैं। बाकी जो भी बचे वो बस से नहीं आते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, बस से ना आने वाले छात्र, बस से ना आने वाले छात्र बराबर कुल में से जो बस से आते हैं उनको घटा देंगे। तो कितने नहीं आते हैं बस से आपके बच्चों? 770। देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 10 में से 7 गए, 3, 9 में से तो कितना आ जाएगा? 670 जो बच्चे हैं वो बस से नहीं आते। इसका परसेंटेज पूछता है तो प्रतिशत बराबर आ जाएगा आपका जितने बच्चे नहीं आते उनको ऊपर कितने में से नहीं आते? 1000 में से नहीं आते हैं। 1000 नीचे गुणे 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो। तो आपका अभिष्ट प्रतिशत कितना आ गया बच्चों? 67%। कितना आ गया? 67। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन को देख करके ये मत सोचिए करिए कि बहुत ही डिफिकल्ट है, मुझे तो आएगा ही नहीं। आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर आएगा। और आपके मैथ का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है? तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से आपका बच्चों मैथ का पोर्शन समाप्त होता है। अब हम आपको अब आपका हिंदी क्या बचा है बच्चों? हिंदी। ये आपका खंड थर्ड है। क्या है? खंड थर्ड। तो चलिए हिंदी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं बच्चों? निर्देश। तो निर्देश की बात करें तो इस खंड के 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिसकी क्रम संख्या A, B, C और D है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने आपको 60 प्रश्न करवा दिए हैं। कितने प्रश्न करवा दिए हैं? 60 प्रश्न, जिनमें से 40 प्रश्न रीजनिंग के थे और 20 प्रश्न किसके थे बच्चों? मैथ के। अब आपके 20 प्रश्न किसके होंगे? हिंदी के। हिंदी के बाद आपका ये जो मॉडल पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं वो आपका मॉडल पेपर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। जिन महापुरुषों ने भारतीय समाज की दुर्व्यवस्था एवं गलत नीतियों को दूर करने के लिए अपने जीवन के अमूल्य क्षणों का सदुपयोग किया, उनमें राजा राम मोहन राय का नाम प्रमुख है। उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को बंद कराने का आंदोलन चलाया, जो आगे चलकर सफल हुआ। वे नए भारत के पिता के नाम से हमारे देश में लब्ध प्रसिद्ध थे। राम मोहन राय ने समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए पुस्तकें लिखी, लेख लिखे और निर्भय होकर बुराइयों का भांडाफोड़ किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उनके चलते बंगाल के हिंदू नवयुवक समझने लगे कि हिंदू ठोस है और ढोंगियों ने इनमें बुराइयां फैला रखी हैं। राम मोहन राय के समय बंगाल में अंग्रेजी शासन था। उन्होंने शासन की ओर से ऐसे कानून बनवाने की कोशिशें की जिनसे भारतवासियों में फैली बुराइयां दूर हों। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी सरकार हुकूमत के लिए अंग्रेजी में कागज पत्र लिखती है, कानून की किताबें अंग्रेजी में लिखी जाती हैं। भारत के लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं जानते, इसीलिए सिर्फ चपरासी बनाए जाते हैं। उस समय अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय अंग्रेजी पढ़ें। उनको डर था कि अंग्रेजी पढ़ लेने से वे हुकूमत में टांग अड़ाएंगे और अंग्रेजी की पोल खुल जाएगी। राजा राम मोहन राय अंग्रेजों की चाल समझ गए थे। उन्होंने आंदोलन किया। 2-4 अंग्रेजों ने इनका समर्थन भी किया। लाचार होकर अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग खोला। तो देखिए बच्चों, ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद पे हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न दिए गए हैं बच्चों? ये 2 प्रश्न यहाँ पे हैं आपके और 3 प्रश्न यहाँ पे हैं। हमें 5 प्रश्न दिया
दिया गया है और जिनका उत्तर आपके गद्यांश में ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है तो आप अपना आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि सती प्रथा और बाल विवाह राम मोहन राय के जमाने की क्या थी। तो देखिए यहाँ पे आया था सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियां। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या थी? राजा राम मोहन राय के जमाने की कुरीतियां थी। क्या थी? कुरीतियां। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की। तो देखिए उन्होंने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की। किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हुकूमत के लिए अंग्रेजी सरकार कागज पत्र किस भाषा में लिखती थी। तो किस में लिखती थी बच्चों? अंग्रेजी में। किस में लिखती थी? अंग्रेजी में। भांडाफोड़ करने का आशय है सच्चाई प्रकट करना। क्या होता है बच्चों भांडाफोड़ करने का आशय? सच्चाई प्रकट करना। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें इस गद्यांश की तो दुर्व्यवस्था का विलोम शब्द है या विपरीतार्थक शब्द है। तो आपका क्या हो जाएगा? सुव्यवस्था। तो आपका एक अनुच्छेद समाप्त हो गया बच्चों। आइए नेक्स्ट अनुच्छेद की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट अनुच्छेद है पूर्णिमा की रात थी, चांदनी सड़क पर फैली थी, मैं धीरे धीरे टहल रहा था, मुझे अचानक सीटी की आवाज सुनाई पड़ी। पहले मैंने सोचा यह मुझ जैसा ही देर शाम को सैर करने वाला है। सीटी की आवाज ऊंची और प्रसन्नता भरी थी। अचानक साइकिल पर सवार लड़का मेरे सामने से तेजी से गुजरा। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। कुछ ही मिनट में वह वापस लौट आया। इस बार वह मुझसे कुछ दूरी पर रुका और मेरी ओर मुस्कुराया। वह दुबला पतला 14 वर्ष सा लग रहा था। उसने एक स्कूली ब्लेजर, एक टोपी और एक स्कार्फ पहना हुआ था। उसकी आंखें चांदनी जैसी चमकीली और ठंडी थी। तुम्हारी साइकिल पर घंटी नहीं लगी? मैंने कहा। वह कुछ नहीं बोला। मैंने अपना हाथ निकाला पर उसने उसे नहीं थामा। फिर शीघ्र ही वह तेजी से निकल गया। अगले दिन यह बताया गया कि सीटी वाला लड़का एक भूत था। तो ये आपका दूसरा अनुच्छेद है बच्चों, या दूसरा गद्यांश है। इसको पढ़ करके आपको अपना क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अचानक कौन दिखाई पड़ा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? सीटी वाला लड़का। कौन दिखाई पड़ा? सीटी वाला लड़का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शब्द चांदनी का पर्यायवाची है। तो चांदनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? ज्योत्सना। क्या हो जाएगा बच्चों? ज्योत्सना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़के ने डेड ड्रेस नहीं पहना था, ब्लेजर पहनी थी, टोपी भी पहनी थी और स्कार्फ भी पहना था। क्या नहीं पहना था उसने? इस ओवरकोट नहीं पहना था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चमकीली शब्द का विपरीतार्थक है तो क्या हो जाएगा? फीकी। क्या हो जाएगा बच्चों? फीकी। थमना का अर्थ है, थमना का अर्थ बच्चों क्या होगा आपका? थम जाना। क्या होता है बच्चों? थम जाना या फिर पकड़ना। क्या होगा आपका? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थामना का अर्थ क्या होता है? पकड़ना। यहाँ पे मैंने थमना पढ़ लिया था। क्या लिखा है यहाँ पे? थामना। क्या लिखा है? थामना। थामना का अर्थ क्या हो जाएगा? पकड़ना। आइए तीसरे अनुच्छेद की ओर चलते हैं। आपका तीसरा अनुच्छेद है आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे पिंजरे में बंद पंछी हो या घर का पालतू कुत्ता, सभी खुली हवा में स्वतंत्रता की सांस लेना चाहते हैं। मनुष्य को गुलामी की जंजीर इसलिए खटक गई कि वह स्वभावतः गुलाम नहीं रहना चाहता। भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1857 ईस्वी में सिपाहियों ने विद्रोह का बिगुल फूंका था। कुछ वर्ष पूर्व जब भारत स्वतंत्र था तब अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारी हिंदुस्तानियों को काले पानी की सजा देती थी। हमारे देश में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नाम के क्रांतिकारियों में मशहूर हैं। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में भारतीयों को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई थी। इन्हीं सब कारणों से भारत माँ की आज़ादी के लिए जनता उपाय सोचने लगी और आज भारत आज़ाद है। तो देखिए अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी में कौन सी घटना घटी। तो 1857 ईस्वी में कौन सी घटना घटी थी बच्चों? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सिपाही विद्रोह हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? फर्स्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चंद्रशेखर आजाद कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद कौन थे बच्चे? क्रांतिकारी थे। क्या थे बच्चों? चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में कौन सी घटना घटी। जलियांवाला बाग में पहला ऑप्शन, जलियांवाला बाग में भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा क्या चलाई गई थी? गोलियां चलाई गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द स्वतंत्रता का विपरीतार्थक है। तो स्वतंत्रता का विपरीतार्थक शब्द आपका हो जाएगा बच्चों परतंत्रता। क्या हो जाएगा?
परतंत्रता। आपके इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में खटकना का अर्थ है। तो गद्यांश में खटकना का अर्थ है बच्चों बुरा लगना। क्या है? बुरा लगना। तो आपके इस मॉडल पेपर का बच्चों लास्ट गद्यांश है, इसके बाद आपका ये मॉडल पेपर समाप्त हो जाएगा। आपका गद्यांश है, पृथ्वी का भाग सदा गतिशील रहते हैं, पूरे पर्वत और महाद्वीप भी चलते रहते हैं। हमें इसका अनुभव इसलिए नहीं होता कि हम भी इस गति के साथ चल रहे होते हैं। पृथ्वी की पपड़ी के भाग एक दूसरे को धक्का देते हैं। अगर ये भाग आसानी से नहीं बढ़े तो पृथ्वी वहां मुड़ जाती है और पृथ्वी के पूरे खंड तत्काल 4 या 5 फीट तक खिसक जाते हैं। इससे पैदा हुई विशाल कंपनों को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है, जिन्हें हम भूकंप के रूप में अनुभव करते हैं। हल्के भूकंप में बर्तन खड़खड़ा सकते हैं या छत पर लगी रोशनदानियां झूल सकती हैं। बड़े भूकंप में भवन गिर सकते हैं। बहुत बड़े भूकंप में भूस्खलन होता है और सुनामी नाम की विशाल समुद्री लहरें आती हैं जो बहुत हानि करती हैं। तो बच्चों आपका इस गद्यांश का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें महाद्वीपों की गति का अनुभव क्यों नहीं होता? केवल पृथ्वी के कुछ भाग गति करते हैं, वे बहुत कम चाल से चलते हैं, हम भी उन्हीं के साथ चल रहे होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब धरती के तल पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है तो उसे कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? भूकंप। क्या कहते हैं? भूकंप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द पृथ्वी का विलोमार्थी शब्द है, तो पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? गगन। क्या हो जाएगा? गगन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी आने का कारण है, तो सुनामी आने का कारण क्या है बच्चों? बड़े भूकंप। क्या है? बड़े भूकंप। और आपके इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द तत्काल का अर्थ है। तत्काल का अर्थ क्या है बच्चों? तुरंत। तो बच्चों आज हमने आपको नवोदय विद्यालय का एक मॉडल पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करवा दिया है। और आपने अगर अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुँचती रहे। और आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह मॉडल पेपर अपलोड किए जाएंगे, साथ ही हम आपको रोज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी करवा रहे हैं। और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।